स्वागत है आपका तरकाई स्पीसीज चैनल में। मेरा नाम आशीष और आज हम बात करेंगे पीटी 365 इंटरनेशनल रिलेशंस की। तो हमने इसके पिछले लेक्चर में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन और एक जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस किसी एग्रीमेंट का क्या रहता है उसके बारे में भी बात की है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अकुश और क्वाड का क्या रिलेशनशिप रहा, क्यों इंडिया ने अपोज नहीं किया अकुश ट्रीटी जैसे का जो इंडो चाइना में एक बहुत बड़ा रोल कर रहा था, क्या सिग्निफिकेंस रहा बिम्स्टेक का और हमारे शार्क का, एशियन का कैसे रिलेशनशिप रहा इंडिया का, एशियन प्लस क्या होता है और कैसे एक जियोपॉलिटिकल एक्टिविटी में इंडिया ने ग्लोबल साउथ में अपना एक बहुत बड़ा मुकाम लॉन्च किया। आईमेक के बारे में बात किया, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में। तो हमने इन चीज़ों के ऊपर बात करते हुए एक ईस्ट कॉरिडोर क्या रहा और नॉर्दर्न कॉरिडोर क्या रहा इसके बारे में भी अच्छे से बात किया। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में, जैसे कि ये लेक्चर में आपके जेनेवा कन्वेंशन से हम स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो मुझे हर बार प्री निकालने में इसलिए भी आसानी रही क्योंकि टू द पॉइंट पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अब मैं तेजी से आपको इसके लिए भी पढ़ा रहा हूँ ताकि आप टू द पॉइंट हो, बिना मतलब के फालतू बातें जार्गन ना ओवरलोड करते रहे, क्योंकि ऑलरेडी इंटरनेट पे इतने सारे जार्गन अवेलेबल है। एक एक लाइन पढ़ा रहे हैं आपको कि जरूरत ही नहीं है एक एक लाइन पढ़ने की। बस मैं जितना अंडरलाइन किया हाईलाइट किया बस उतना पढ़ लीजिए, उसके अलावा कुछ मत पढ़िए। मैं लिख के देता हूँ, अगर इसके बाहर कहीं से भी आया तो फिर आके मुझे इसी कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला लेक्चर हमारा जनेवा कन्वेंशन ऑफ 1949। अब जनेवा जो कन्वेंशन 1949 में क्यों हुआ, अगर जिनको है भैया इतना होशियार है तो बता दे। सीधी सी बात है, सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। अब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद सबको रियलाइजेशन हुआ कि ह्यूमैनिटेरियन कोई कुछ चीजें होती है, कि इंसानियत जैसी कोई चीजें होती है, तो हमें एक इंटरनेशनल लेवल पे सबको ये साइन करवाना पड़ेगा। तो एक प्रोटोकॉल बना। उस प्रोटोकॉल में कितने जनेवा कन्वेंशन के प्रोटोकॉल बने, 4 बने टोटल। जिसमें क्या क्या बात हुई, एक तो सिख सोल्जर को ड्यूरिंग आर्म कन्फ्लिक्ट पे उनको अच्छे से रखा जाए, मतलब ज्यादा नुकसान ना पहुंचा जाए। वुंडेड सिख और जितने भी हमारे मिलिट्री पर्सन होंगे जिनको ज्यादा तकलीफ रही उनको भी सिक्योर किया जाएगा। ह्यूमन ट्रीटमेंट होगा, जो राइट प्रिजनर होंगे उनको भी ट्रीट किया जाएगा। सिविलियन और पर्टिकुलर ऑक्यूपेशनल जितने भी टेररिस्ट होंगे ड्यूरिंग कन्फ्लिक्ट में उनको भी देखा जाएगा कि क्या किस तरीके से किया जाता है। तो इसमें सबसे ज्यादा किसके ऊपर फोकस किया गया है, सिविलियन को प्रोटेक्ट करने की। अब सिविलियन को प्रोटेक्ट करना इसलिए ज्यादा सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि सिविलियन सबसे ज्यादा हिट होने वाले लोग होते हैं अगर कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जहाँ पे वॉर हो गया, कोई टेररिस्ट अटैक हो गया। तो इन चीजों को रखते हुए पूरा एक प्रोटोकॉल बनाया गया जिसमें 4 प्रोटोकॉल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब जनेवा कन्वेंशन को इंडिया ने भी किया है, क्या रेटिफाई किया है, तो इंडिया ने बहुत पहले ही रेटिफाई कर दिया था और इंडिया भी अपनी तरीके से हर एक प्रोटोकॉल को फॉलो करता है, हर आने वाले टाइम पे धीरे धीरे फॉलो करता रहता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा ही है। दूसरा है और क्या और कौन कौन से ऐसे कन्वेंशन है, जैसे 1954 का ह्यूज कन्वेंशन रहा है जो प्रोटेक्शन ऑफ अ कल्चरल प्रॉपर्टी को किया जा रहा है, जितने भी कल्चर। इसका एग्जांपल है जैसे कि अफगानिस्तान में एक बुद्ध का स्टैचू था खड़ा हुआ, उनको तोड़ दिया गया। तो इसी कन्वेंशन के थ्रू पे अफगानिस्तान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन भी लगाए गए। 1972 बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, इसका एक क्लासिक एग्जांपल है कोविड-19। चाइना की तरफ से कोविड-19 हुआ था, तो 3rd 4th जनरेशन को उसको वॉरफेयर बोलते हैं, बायोलॉजिकल कन्वेंशन, बायोलॉजिकल वेपन, ठीक है। तीसरा है 1993 का केमिकल वेपन कन्वेंशन है। केमिकल वेपन कन्वेंशन में तो बहुत बड़े बड़े केमिकल आ जाते हैं, जैसे कि एक हो सकता है आपका न्यूक्लियर वेपन। न्यूक्लियर वेपन अगर ब्लास्ट नहीं होता, अगर उसके यूरेनियम स्प्रेड होते हैं, एक तरीके का केमिकल वेपन वो बन जाता है। तो उसके ऊपर भी एक ट्रीटी आ चुकी है 1998 का, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। रोम स्टेचू क्या है, आईसीसी को स्टैब्लिश किया गया था और उसके थ्रू पे सब कुछ ये हुआ था। तो आईसीसी क्या करता है, इन सब चीज के ऊपर वॉच करता रहता है, समझ गए ना। देखिए पहला पॉइंट में बस इतना ही था और कुछ नहीं था, बाकी आपको जो पढ़ना पढ़ लीजिए। C10, अब C10 एक पूरे अफ्रीकन कंट्रीज ने मिलकर C10 मतलब 10 अफ्रीकन कंट्रीज ने मिलकर, उनकी जितने भी सेंट्रल बैंक वाले वो मिलकर एक इनिशिएटिव लिया ताकि उनके इकोनॉमिक रिफॉर्म हो पाए, इसलिए C10 करके ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया गया, ठीक है। तो इसमें C10 में जो ज्यादा का जो मेंबर है कौन कौन से हैं, अल्जीरिया है, बोट्सवाना है, कैमरून है, इजिप्ट है, केनिया है, नाइजीरिया है, साउथ अफ्रीका है, तंजानिया है और सेंट्रल बैंक ऑफ वेस्ट अफ्रीका स्टेट है और सेंट्रल बैंक ऑफ सेंट्रल अफ्रीका स्टेट। इतनी कंट्री है। तो ये 10 कंट्री ने मिलकर इसको स्टैब्लिश किया। उनकी जितने भी बैंक की एक्टिविटी होगी वो यहाँ पे होगी, जैसा कि यहाँ पे लिखा है गवर्नेंस ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनेगा, समझ गए। तो ये काम कर रही है। दूसरा L69 क्या है, तो L69 ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज है जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म के लिए बात कर रही है। अब इसके मेंबर कौन कौन है, सेम चीज है, अफ्रीकन होंगे, लैटिन अमेरिकन है,
कैरेबियन है, पैसिफिक आइलैंड्स है और स्टेट एशियन है, मतलब सिर्फ इंडिया की तरफ से। अब आप मुझे ये बताइए कौन सा ऐसा ग्रुप बना जो इंडिया को सपोर्ट कर रहा है कि वो यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में जाए? तो उसका एग्जाम्पल है G4। मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही इसको आपको बहुत अच्छे से बताया, बस यहाँ पे आप L69 के साथ कनेक्ट कर लीजिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। बस L69 से रिलेटेड टू बस ऐसा करके दे देगा और आपके सामने 4 ऑप्शन दे देगा, आप बस चकरा जाओगे भाई ये कौन सा नया टर्म आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा पॉइंट है कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन क्या है। ठीक है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जो है ये स्टैब्लिशमेंट हुआ था आज के 150 साल पहले। तो इसको 150 साल पूरे हो गए, बस इसके लिए न्यूज़ में और कुछ नहीं है। तो मेरी हिसाब से ये कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ के आगे बढ़ लो। सिर्फ और सिर्फ अगर आपको देखना है तो ये कब स्टैब्लिश हुआ था, 1874 में, बस इसके अलावा कुछ मत पढ़ना, ना तो फिर आप टाइम पास कर लो जितना करना है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट रहा है 5 आइज कंट्री, इसके बारे में भी मैंने पिछली बार बता चुका हूँ कि कौन कौन मेंबर है। यूएस है, यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। क्या करते हैं, अपने इंटेलिजेंस जितने भी रहती है रिपोर्ट्स होती है वो करती है, सब शेयर करती है ये सब कंट्री अपने बीचों में। नॉन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस शेयर करती है, ओवरसाइट, रिव्यू, सिक्योरिटी एंटिटीज, 5 आइज कंट्री ये सब कुछ करते हैं। ये सब एक दूसरे से बहुत अच्छे से मिले जुले, और आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हो कनाडा के एग्जाम्पल से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी, बहुत फटाफट पढ़ाऊंगा, बहुत फास्ट पढ़ाऊंगा मगर। ठीक है, वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी, तो वसीस +20 का फोरम हाई लेवल इवेंट हुआ था 2024 में। कहाँ हुआ था? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। जो स्पेशली पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत हाई यील्ड है। ठीक है, ये एग्जाम में दोनों में मदद करेगा। फिर उसके बाद आपको 2 फेज हुआ है, एक तो हुआ है जेनेवा 2003 में और दूसरा हुआ है ट्यूनिस में। ठीक है, तो इसमें धीरे धीरे बहुत सारी कंट्रीज ऐड होते हुए गई और इस ऑर्गेनाइजेशन को 2 फेज में एक्टिवेट किया गया था। तो अब जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बता चुका हूँ, अब ITU, यूनेस्को, UNDP, UNCTAD इसको ऑर्गेनाइज करता है, हर साल एनुअली करता रहता है। ठीक है, इसका एम क्या होता है? मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म टू एड्रेस इशू रेज्ड बाय द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी थ्रू द इंक्लूसिव अप्रोच एट नेशनल एंड रीजनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे करता रहेगा। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, इवन ये भी नहीं पढ़ना है आपको। सिर्फ इतना याद रखिए कि कहाँ पे विशेष 2020 किससे रिलेटेड है, कहाँ पे हुआ और कितने फेज में हुआ, बस। इसके अलावा कुछ मत पढ़िए, याद भी करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक। देखिए पहले ओपेक था, 1960 में ओपेक बना। किसने किसने बनाया था ओपेक को? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और उसके बाद वेनेजुला, इन लोग ने मिलकर बनाया। फिर ओपेक प्लस कब हुआ? जब अदर कंट्री जुड़ी, जैसे अल्जीरिया, इक्वेटेरिया, फिर ग्युयाना, फिर लीबिया, नाइजीरिया, फिर उसके बाद आपका रशिया, वेनेजुला, ये सब जब जुड़ी तो ओपेक प्लस हो गया। नॉन ओपेक मेंबर में रशिया होता है, ओपेक प्लस में नहीं। नॉन ओपेक मेंबर में रशिया है, मैक्सिको है, कजाकिस्तान है, ओमान है, अल्जीरिया है, मलेशिया है, बहरीन है, साउथ सुडान है, बुरेनिया है और सूडान है। ठीक है, ये सब क्या करते हैं? ये नेचुरल गैस और पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करने वाला काम रहता है, जो इनका सब वॉच करती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? वियना, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अब आपको इतना याद रखना, कब बना ओपेक? 1960 में। किसने बनाया? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुला ने बनाया। रशिया क्या इसका मेंबर है? नॉन ओपेक मेंबर में आता है। ओपेक प्लस में कौन कौन सी आती है? अल्जीरिया, इक्वेटेरिया, ग्युयाना, गरीबी। तो ये सब आप ऐसे कंट्री को याद कर सकते हैं, इसमें ज्यादा कुछ है भी नहीं। बाकी आपको जो पढ़ना है पढ़ लीजिए। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? वियना, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया नहीं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB, इसको स्टैब्लिशमेंट करने में सबसे बड़ा हाथ था जापान, चाइना, ये सब कंट्री थी। इन्होंने ये सोचा था कि जब वेस्ट के पास वर्ल्ड बैंक है तो क्यों ना ईस्ट के पास एक AIIB मतलब एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जैसी कोई एंटिटी बने, तो बना दिया गया। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? बीजिंग, चाइना में। मल्टी डेवलपमेंटल बैंक है ये। कितने मेंबर है टोटल? 110 है। क्या इसमें सिर्फ एशियन मेंबर बन सकते हैं? नहीं, और भी कोई मेंबर भी ज्वाइन हो सकता है। ये UPSC का प्री का क्वेश्चन है। आप समझ गए कि मैं किस लेवल पर पढ़ा रहा हूँ, आपको कितनी तेजी से पढ़ा हूँ? बस आप ध्यान से सुनिए, आपका ये तुरंत चैप्टर क्लियर हो जाएगा। 96 इसके फुल मेंबर है, 14 इसके पर्सपेक्टिव मेंबर्स रहेंगे। पर्सपेक्टिव मेंबर्स होते हैं जो रह भी सकते हो, नहीं भी रह सकते, पार्टिसिपेट नहीं भी कर सकते, उनके ऊपर कोई एक कन्वेंशन नहीं है। चाइना इसके अंदर लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। फिर उसके बाद कौन सी कंट्री है? इंडिया। इंडिया के बाद फिर रशिया। चाइना का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है? 26.6। इंडिया का कितना है? 7.6। बस इससे ज्यादा किसी का नहीं याद करता, सिर्फ इंडिया का याद कर लीजिए। ठीक है, कब बना? ये 2016 में बना, याद रहेगा। तो देखिए सबसे पहली चीज आपको याद करना है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बीजिंग में। कब बना? 2016 में। इंडिया का शेयर कितना? 7.6%। बस कभी कभार ऑप्शन डाल देता है, इंडिया का शेयर 27 पॉइंट कुछ करके है परसेंट है और आप घूम जाओगे।
फिर अरब लीग बना। अरब लीग का जो हेडक्वार्टर है कायरो में है, इजिप्ट में, ठीक है। अब ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एक तरीके से इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन रहती है जिसमें गवर्नमेंट के साथ रह के भी काम करती है। कब बना था? 1945 में, ठीक है। और क्या इस प्रोटोकॉल का नाम है? अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल इन 1944। इस चीज को याद रखना, अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा, फिर आप फिर से घूम जाओगे, ठीक है। ये होगा आपका पहला चैप्टर। अब प्लेसेस इन न्यूज, ध्यान से देखना, ज्यादा इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है, पढ़ते जाऊंगा, बस आप देखते जाना। नेग्रोनो काराबाख रीजन, ये कहाँ पे आएगा? ये रशिया में आएगा, ठीक है। तो लैंडलॉक एक माउंटेन एरिया के आजू बाजू ये पड़ता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं याद करना है आपको, जितना बता रहा बस सुनते जाइए। यूक्रेन में इनका जो कीवी एक कैपिटल है, बस ये न्यूज में था। तो यूक्रेन में एक तो है जाइमिनी आइलैंड है जो ब्लैक सी के पास में है, इतना याद रखना है। स्नेक आइलैंड भी इधर ही है, यूक्रेन में ही, इस तरीके से याद रखिए। सी ऑफ अर्जोवा वेस्ट और सॉरी ब्लैक सी, ये दोनों हैं इनके वाटर बॉडीज हैं, ठीक है, इतना याद रहेगा बस। चलिए, नॉर्थ स्ट्रीम कहाँ पे आया? बाल्टिक सी में आया, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे पूरा दिख ही रहा है, ये मैप में पूरा बताया ही गया, सॉरी देखिए ये मैप में पूरा बताया ही गया। ये रहा आपका स्वीडन, ये रहा फिनलैंड, ये रहा एस्टोनिया, ये रहा लिथुआनिया, ये रहा पोलैंड, ये रहा रशिया। अच्छे से बता दिया आपको, देख लीजिए, कुछ नहीं करना है भैया, इससे ज्यादा आपको पढ़ना ही नहीं, बस इस मैप को अपने साथ ले लीजिए, ये जगह को देख लीजिए, उसको बस मार्क करते जाइए। कुर्स्क रीजन कहाँ पे? ये रहा कुर्स्क रीजन, ये रहा रशिया। रशिया का ये जो पूरा एक यूक्रेन से, आपको पता होगा ये क्यों न्यूज में रहा है, क्योंकि यूक्रेन ने यहाँ पे कब्जा करना धीरे धीरे चालू कर दिया था। तो ईस्टर्न यूरोपियन प्लेन बॉर्डर बॉर्डरिंग होता है यूक्रेन के साथ, ठीक है। बस इसके लिए यहाँ पे कौन से रिवर है? डॉन रिवर के आजू बाजू बनता है, बस इतना चीजें याद करनी है, ठीक है। चलिए, लेबनन आ गया, लेबनन। अब लेबनन क्यों न्यूज में, ये आपको भी बताने की जरूरत नहीं है ना, मुझे ये बताने की जरूरत भी है। आगे बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पे कौन कौन से मेडिटेरियन सी देख लीजिए, यहाँ पे दिख ही रहा मेडिटेरियन सी, इधर से टच है लेबनन से। यूपीएससी का पीवाई की कोई क्वेश्चन है, सेम चीज ये पूछा भी गया है, ठीक है। बॉर्डरिंग कंट्री कौन कौन सी है? सीरिया है, इजराइल है। तो कहाँ है सीरिया? ये रहा। इजराइल कहाँ है? ये रहा। अब बताइए यहाँ से कौन सी ऐसी मिलिट्री पावर थी जो इजराइल पे अटैक कर रही थी? वो मिलिशियन आर्मी है जिसको रशिया सपोर्ट करता है, उसका नाम मुझे कमेंट करके बताना। मैरीटाइम बाउंड्रीज है साइप्रस के साथ, ये मैरीटाइम बाउंड्रीज शेयर करती है, ठीक है। फिर बाल्टिक सी के ऊपर आते हैं, ये रहा बाल्टिक सी। तो बाल्टिक सी से कौन कौन सी कंट्री टच है? टच है, पोलैंड टच है, लिथुआनिया टच है, लाटविया, एस्टोनिया भी टच है। अब बताइए यहाँ से कौन सी एक जो रिवर के बारे में हमने बात किया था ऊपर, उसका नाम करके मुझे बताना, या तो रिकॉल करना, अभी बताता अभी मत भूल जाइए। चलिए, तुर्किया कैपिटल अंकारा। तुर्किया कैपिटल क्या है? अंकारा। तुर्की कहाँ पे? ये रहा, इसका नाम चेंज हुआ ना, तुर्की है तो टर्की, ये रहा टर्की से। अब देखिए कहाँ, ये क्या मेडिटेरियन सी से टच है? हाँ। क्या ब्लैक सी से टच है? हाँ। अब ये अरेबियन सी से टच है? हाँ बोल सकते हैं, टच है। कौन कौन सी कंट्री से टच होता है? जॉर्जिया से, सीरिया से, और बुल्गारिया से, और ग्रीस से। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता भी है और पूछा भी है। देखिए, हमने अभी बात किया था कि बाल्टिक के बारे में, मैं बताना चाहता हूँ हमारा एक न्यू इनिशिएटिव है विजय बैच के नाम पे, हमने अभी अभी लॉन्च किया है। इस विजय बैच में हमने पूरे डिटेल में एक सिलेबस को क्लियर करने की कोशिश की है, 90 टॉपिक को चॉइस किया है, और 90 टॉपिक्स को खत्म करना है। तो वो आपके लिए एक यूपीएससी में हाई यील्ड टॉपिक्स को क्रिएट कर देगा, ताकि उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप इजीली सॉल्व कर ले। और इसकी गारंटी मैं देता हूँ, मैं इसलिए दे पा रहा हूँ क्योंकि मैंने पीवाईक्यू को अच्छे से एनालाइज भी किया है, और मुझे हर बार प्री निकालना काफी आसान भी रहा है। तो मैं इसलिए आपको ये चीजें बता रहा हूँ कि हमने एक ऐसे 90 टॉपिक्स को सेलेक्ट किया जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हर साल रिपीट हो रहे हैं। इसके प्रूफ के लिए मैंने आपको एक वीडियो भी प्रेजेंट किया जिसमें मैंने बताया भी कैसे एक ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दूसरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैच खा जा रहे हैं या रिपीट हो रहे हैं, इसके बारे में हमने बताया। तो विजय बैच का हमारा सबसे पहला काम है कि आपको 90 टॉपिक्स प्रोवाइड करना एज अ वीडियो लेक्चर के थ्रू पे। दूसरा है कि टेलीग्राम पे हमारे डेली कल से 12 क्वेश्चन आने लग जाएंगे, कल से मतलब 15 तारीख से 12 क्वेश्चन आने लग जाएंगे आपको डेली, जिसमें से 5 करंट अफेयर के रहेंगे और 6 आपके स्टैटिक प्लस पीवाईक्यू का रिवीजन होगा, ठीक है।
तीसरा है कि अगर आपको हमारे पढ़ाए गए हुए लेक्चर के पीडीएफ चाहिए तो आपको कम से कम हर वीडियो पे 10 लाइक करने पड़ेंगे, तभी आपको ये पीडीएफ फ्री में मिलेगी। अदर ये पीडीएफ नहीं मिलेगी आपको। जैसे ही 10 लाइक हुए आपको तुरंत ये पीडीएफ आपको फ्री में टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये पीडीएफ इसलिए भी हम ऐसे नहीं प्रोवाइड कर सकते क्योंकि एक बंच ऑफ सीरीज के बाद इस पीडीएफ को क्रिएट किया गया। ये पीडीएफ जो है एक एनसीईआरटी को भी पढ़ाया गया है, जितने भी स्टैटिक बुक्स है उसको भी कवर किया गया है, स्पेक्ट्रम से लेके एनसीईआरटी, पियर्सन से लेके पूरा एक आर के शर्मा, पूरी बुक को क्लियर पढ़ाते हुए किया गया। हर इंस्टीट्यूट के को देखते हुए हमने ये बनाया। चलिए दोस्तों, अब आगे बात करते हैं हम आईआर के ऊपर। ये हमारे सिर्फ एडवर्टाइजमेंट था ताकि आपको बता पाए, स्टार्टिंग में ना रख के अभी रखे। तुर्की का कैपिटल क्या है? अंकारा। ठीक है, तुर्की कहाँ से क्या क्या टच हो रहा है? तो तुर्की से देखिए ऊपर नॉर्थ में ब्लैक है, यहाँ पे मेडिटेरियन है और अरेबियन सी है, सॉरी अरेबियन सी है। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन सी कंट्री टच है? ग्रीस टच है, बुल्गारिया टच है, सीरिया टच है, इराक टच है, ईरान टच है, जॉर्जिया टच है और अजरबैजान टच है। क्या अर्मेनिया टच है? हाँ, अर्मेनिया भी टच है। बस इस तरीके से आपको याद करना है और आगे बढ़ जाइए। ज्यादा कुछ नहीं, बस छोटी छोटी चीजें, जैसे एंटोलिया कहाँ पे आया है? तुर्की में आया, मतलब तुर्की में आया है। बस ऐसी छोटी छोटी चीजें हम करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। गल्फ ऑफ एडम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कौन सी कंट्री थी और कौन सी शिप की इंडिया को रोका था, और उस कंट्री के कौन से ऐसे मिलिशियन ग्रुप थे जिन्होंने इस चीज को रोका था। ठीक है, उनका नाम मुझे आप कमेंट करके बताना अपने कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो गल्फ ऑफ एडन है कहाँ पे? रेड सी और अरेबियन सी को कनेक्ट करता है। ये देखिए, ये रहा। इसको क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके बताना। आगे तो आ ही गया, मैं ठीक है। सोमालिया, सोमालिया ये रहा। सोमालिया से कौन कौन सी बॉर्डर है? एक तो दिजोबोइट है, इथोपिया है, केनिया है। बस वाटर बॉडीज कौन सी है? गल्फ ऑफ एडन है और इंडियन ओशन है। याद करके रखना, एज इट इज आया भी है पीवाईक्यू में, जरूर आएगा इस बार भी। अबू मुआसा आइलैंड। अब देखिए अबू मुआसा आइलैंड कहाँ पे आएगा आपके? ये रहा स्टेट ऑफ हॉर्मूज। ठीक है, ये रही यूएई। और कहाँ पे? अबू मुआसा आइलैंड ये रहा। कन्फ्लिक्ट में रहा है ईरान के साथ और यूएई के साथ। बस इतना याद रखना, हमेशा ईरान और यूएई में बनता नहीं है। चौड़ी आगे बढ़ते हैं। सेनुकाकू आइलैंड, शंकाकू आइलैंड पता है आपको? ये रहा शंकाकू आइलैंड, साउथ ऑफ जापान में। अब देखिए ये जापान क्लेम करता है एज ए सी ऑफ जापान में, लेकिन ये बोलता है, चाइना बोलता है कि ईस्ट चाइना में। तो शंकाकू आइलैंड क्या है? और जापान की हर एक आइलैंड को नॉर्थ टू साउथ लगाते हुए मुझे कमेंट करके बताना, या तो जाके उसको रिवाइज जरूर करना कि नॉर्थ में कौन सा है, सेकंड कौन सा, थर्ड कौन सा, फोर्थ कौन सा। ये भी मुझे बताओ कितने आइलैंड से मिलके इसको बनाया है, ऑल्दो मैंने हिंट तो दे ही दिया। अदर कन्फ्लिक्ट एरियाज इन न्यूज देख लेते हैं, तो कौन कौन से रहे। देखिए रशिया में अभी हमने बात किया, कौन सा है ये मुझे बताइए। कौन सी ऐसी जगह थी जिधर यूक्रेन ने अटैक कर दिया था, जरूर बताना। मोल्डोवा, साइप्रस, स्पेन, ये सब हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया आपको, अच्छे से देख लीजिएगा जरूर। देखिए यहाँ पे अच्छे से बताया, साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, कौन कौन सी है? थाईलैंड में कौन सी है? फैक्शंस और रीजन्स क्या क्या रहे हैं। ठीक है, पता है ना कन्फ्लिक्ट में? पता नहीं कन्फ्लिक्ट में थाई गवर्नमेंट्स रही है। ठीक है, तो इंडोनेशिया और इंडोनेशियन गवर्नमेंट्स में फ्री पप्पू ये आप ले सकते हो, मंदानो में ले सकते हो, कांचिन स्टेट में ले सकते हो, ये म्यांमार में, फिलीपींस में, इंडोनेशिया में। इसके अंदर ऐसा कुछ है नहीं, मैं बस आपको ऐसे दिखाते हुए जा रहा हूँ। यूरोपियन में देख लीजिए, देख लीजिए भाई, इसमें मैं कुछ पढ़ा ही नहीं सकता हूँ, बस ये आपको देखना है और उसके बाद इसको इग्नोर करते हुए चल देना, क्योंकि इससे पूछेगा तो क्वेश्चन बहुत ही कम पूछेगा। अब प्लेसेस इन इंटरनेशनल न्यूज में इसको थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा इश्यूज चला भी था। इजराइल में जेरूसलम है, उसका कैपिटल है। ऑल दो अब यहाँ पे जो आपको इजराइल दिख रहा है, ये गाजा स्ट्रिप दिख रहा है और रोमानिया दिख रहा है। यहाँ पे बहुत बड़ा इशू चला है, ये आपको पता है। वेस्ट बैंक में भी क्या हुआ, गाजा स्ट्रिप में भी क्या हुआ, और इजराइल ने कैसे ही एक अटैक से पूरे सबको हिला दिया, लेबनान को भी हिला दिया, गाजा स्ट्रिप को भी हिला दिया, इवन रशिया तक को हिला दिया। तो इसके पीछे क्या क्या रीजन रहे, ये सब कुछ आपको देख लेना। तो बाउंड्रीज किसके साथ इजराइल के? लेबनान के साथ है, सीरिया के साथ है, जॉर्डन के साथ है और इजिप्ट के साथ है। मेडिटेरियन सी किसके साथ टच है? क्या लेबनान के टच है? हाँ, जॉर्डन के
टच है? नहीं है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है यूपीएससी का। मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको, बहुत टू द पॉइंट हो गया, हम बता रहे हैं। सेम चीज आपको विजय बैच में भी ऐसे ही प्रोवाइड की जाएगी, बस आपको जाके उस चीज को फॉलो करना है। ठीक है, पता चल गया आपको। ये मैप भी पूरा अच्छे से समझा भी दिया। चलिए ब्लू लाइन के ऊपर चलते हैं। एक इमेजिनरी लाइन है ये, जो लीबियन और इजराइल के बीच में खींची गई है। ठीक है, लेबनान और इजराइल के बीच में खींची गई है, बस और कुछ नहीं है। ब्लू लाइन को इस तरीके से याद रखिए, क्योंकि एक बार गोलन हाइट के ऊपर से पूछा था। आर्मेनिया का कैपिटल क्या है? येरेवन है। येरेवन है। ठीक है, बॉर्डर किसके साथ ये शेयर करता है? आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्की, नाकाशिवन, ऑटोमोस रिपब्लिक। बस इतने से ज्यादा नहीं, जॉर्जिया और ईरान है, बस इससे ज्यादा कुछ मत पढ़िए। चलिए इराक के ऊपर चलते हैं। इराक का कैपिटल क्या है? बगदाद। ये रहा इराक आपका। कौन कौन सी कंट्री टच है? क्या लैंडलॉक है ये कमेंट करके जरूर बताओ, बहुत अच्छा इनपुट मिलेगा। क्या आपको ये लैंडलॉक लगती है कि नहीं लगती है? ठीक है, बता दें। क्या मेडिटेरियन से टच है? नहीं। क्या पर्शियन ऑफ गल्फ से टच है? हाँ। क्या रेड सी से टच है? नहीं। ऐसे ही यूपीएससी क्वेश्चन पूछना है, मानिए मेरी बात, बस आपको इस तरीके से ही फोकस में रखना है अपने आप को, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता है। आ रहा है ईरान कैपिटल तेहरान। ठीक है, ईरान का कैपिटल क्या है? तेहरान है। ये रहा ईरान। ईरान क्यों न्यूज में रहा? क्योंकि मिसाइल छोड़ा था इसराइल के ऊपर, तो भाई ये भी रहेगा। ईरान कौन कौन से ओशन से टच है? कैस्पियन से और पैसिफिक गल्फ से और इंडियन ओशन मतलब अरेबियन ओशन से। ठीक है, अब कौन कौन सी कंट्री से घिरा हुआ है तो आप देख ही सकते हो, यहाँ पे सब है। अजरबैजान, आर्मेनिया, टर्की, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। और बताइए ईरान के साथ हमारा कौन सा एक पोर्ट के साथ साइन टच है, और मुंबई से आईमेक के थ्रू पे कौन सा एक कनेक्टिविटी ईरान से कनेक्ट होगा, ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब चलते हैं उज्बेकिस्तान के ऊपर। उज्बेकिस्तान तो कंटेस्ट में बहुत सारे तरीके से रहा, क्योंकि यहाँ के आर्मी चीफ जो रशिया में हुआ, कजाकिस्तान में हुआ, बहुत सारी तरीके से न्यूज में भी रहता। क्या उज्बेकिस्तान कैस्पियन सी से टच है? नहीं टच है, बस इसी तरीके से आपको याद रखना है, बस खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। सऊदी यूएई। यूएई का कैपिटल अबू धाबी। ये रहा अबू धाबी, सॉरी ये रहा सऊदी अरेबिया, और ये रहा इसका अबू धाबी, बस। अब अबू धाबी ये रहा, इससे कौन कौन सी कंट्री टच है? ओमान टच है और अबू धाबी टच है, सॉरी यूएई टच है, अरे सऊदी अरेबिया टच है और ओमान टच है। बहरीन टच है? नहीं। कतर टच है? हाँ, बहुत हल्का सा टच है मगर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थाईलैंड के ऊपर आते हैं। मैं फटाफट आपको ये बताता हूँ। थाईलैंड ये रहा, म्यांमार ये रहा, वियतनाम है। वियतनाम क्या थाईलैंड के साथ टच है? नहीं। थाईलैंड का कैपिटल क्या? बैंकॉक है, सबको पता है। कंबोडिया क्या टच है? कंबोडिया म्यांमार दोनों टच है। थाई वियतनाम नहीं टच है, बस इस तरीके से दिमाग में क्लियर रखना है, पूछ लेता है। इवन बहुत सारी इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज भी पूछ लेती है इसे। ठीक है, लॉ पीडीआर ये कहाँ पे? वियतनाम दिख रहा है आपको? सॉरी वियतनाम दिख रहा है। लाओस, बस लाओस का पीडीआर कर दिया है। फिलीपींस, एज अ फिलीपींस कंट्रीज भी आपको याद रखनी है। ये सब मतलब ठीक है यार, आप देख लीजिए खुद से, मैं क्या बताऊँ इसमें। मॉरिशस, बस जो जहाँ पे पॉइंट लगेगा मैं आपको खुद बताऊँ। मॉरिशस क्या है? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। इसका कैपिटल क्या है? पोर्ट लुइस है। बस आप एक चीज कर सकते हो कि जितने भी आइलैंड्स कंट्रीज है ना, स्पेशली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, इनको नॉर्थ टू साउथ को कनेक्ट करते हुए रख दीजिए, तो एक बड़ा अच्छा सा आपको आउटपुट मिल भी जाएगा। चागोज आइलैंड, ये रहा चागोज आइलैंड, जिसमें डायगो कराइसिया ये रहा, आपको दिख भी रहा है। तो चागोज आइलैंड कहाँ पे है? इंडिया के इधर से। अब चागोस आइलैंड क्यों इंपॉर्टेंट है ये मुझे जरूर कमेंट करके बताना, क्योंकि इंडिया ने इसमें डिप्लोमेटिक सिग्निफिकेंस पूरी इंडिया में, पूरे वर्ल्ड पे नोटिस करके दिखाई है इंडिया ने, और बहुत तारीफ भी है इंडिया की। रवांडा का कैपिटल क्या है? किगाली। अब किगाली से कौन सा एग्रीमेंट आया और किगाली एग्रीमेंट है क्या, इसके बारे में मुझे कमेंट करके बताइए। अब युगांडा कहाँ पे आया, सॉरी रवांडा कहाँ पे आया? तंजानिया के बाजू में। अब तंजानिया में कौन सा रेवोल्यूशन चालू हुआ था जिसको अरेबियन रेवोल्यूशन से नाम दिया था? क्या तंजानिया से होता है कि ट्यूनिशिया से होता है? ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, टोगो, टोगो कहाँ आ गया? ऑब्वियसली अफ्रीका में ही है। ये रहा, आपको दिख ही रहा आइलैंड। आइलैंड मतलब एक छोटा सा कंट्री है। अफ्रीका में टोटल कितने कंट्री है इसके कमेंट करके मुझे जरूर बताना। ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो लैंडलॉक कंट्री है? हाँ। कोई रिवर टच है क्या इससे?
ये जरूर दिखाना कौन सी ऐसी रिवर जो डबल बार काटती है इक्वेटोरियल रिवर को। क्या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो से इक्वेटोरियल जो लाइन है वो पास होती है कि नहीं होती, इसके बारे में जरूर बताना। और घाना ये आपको दिख रहा है। देखिए ऐसे ये सब ऐसे टॉपिक है ना, सिर्फ ये फैक्ट्स है, बस आप फैक्ट्स को देखते जाइए, मैप को देखते जाइए, आपका हो जाएगा। बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि जो मैं आपको एक्स्ट्रा कुछ बता भी दूंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि फालतू में आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। इसमें कुछ पढ़ने के लिए नहीं है, सिर्फ आपको किस तरीके से देखना है। बस मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये है माली। आपको माली देख लिया। अब माली क्या लैंडलॉक कंट्री है? बस ऐसे याद रखना कि हाँ भाई लैंडलॉक कंट्री है, बस। इसके अलावा ये मत याद रखते इसकी ये कंट्री ये एंड टच हो रहा है, सब याद कर लोगे भैया, फिर तो कुछ नहीं बचेगा। अब देखो जाम्बिया लैंडलॉक कंट्री, हाँ लैंडलॉक कंट्री, बस इस तरीके से याद कर लेना आपको। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सॉरी जो मैंने ऊपर बताया लैंडलॉक है, लैंडलॉक नहीं है, बस इस तरीके से ऐसी चीजें आपको बस ध्यान रखना है। तो कौन सी लैंडलॉक है यार? ये रहा बोत्सवाना, लैंडलॉक है। ऐसे आपको चीजें, जिम्बाब्वे लैंडलॉक है। तो ऐसी चीजें बस आपको नोटिस करते हुए रहनी है। जैसे मैक्सिको आ गया, मैक्सिको का कैपिटल क्या है? मैक्सिको सिटी, बस खत्म। बोलीविया आ गया, बोलीविया में क्या वो लैंडलॉक है? हाँ लैंडलॉक है, खत्म। ये चीजें आपको याद रखनी है। बाकी और तो फालतू इतनी सारी चीजें पढ़ी ना कि बस आप पढ़ते रह जाओ, खत्म, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, बस अभी के लिए इतना ही। इसके बाद से हम एक नए टॉपिक पे जाएंगे, इन चीजों को नहीं कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, जय हिंद दोस्तों।